सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजंक्शन का पार्ट करेंगे आज डिस्कस, राइट। और होपफुली इस चैप्टर को आज के इसी सेशन में हम खत्म कर देंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी स्टूडेंट्स। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। ठीक है, तो कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके अगर हम रीअरेंजमेंट की बात भी करते हैं तो कनेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। पीपल मस्ट नो व्हाट विच आर द कनेक्टर्स इन ग्रामर, राइट। कि कितने इसके टाइप्स होते हैं और कंजंक्शन का मेनली फंक्शन क्या होता है, राइट। तो फंक्शंस की अगर बात करें तो कंजंक्शंस वो वर्ड होता है, इसको कनेक्टिंग वर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो कंजंक्शन की डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। सो व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शंस, बोला इट इज अ कनेक्टिंग वर्ड। ये एक कनेक्टिंग वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है, इसका मेनली फंक्शन होता है ज्वाइन करने का। ठीक है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा, दो फ्रेजेस को जोड़ देगा, दो क्लॉजेस को जोड़ देगा और ये दो शब्दों को भी जोड़ देता है। मतलब हर एक चीज को ज्वाइन करने का काम होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, right? So that is why it is known as a connecting word also. You can also call it connectors. कनेक्टर्स बोल लीजिए, कंजंक्शंस बोल लीजिए। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला राहुल एक अच्छा लड़का है, फिर मैंने बोला रोहन एक अच्छा लड़का है। तो इंस्टेड की मैं दो वाक्य बोलूं तो इन दोनों को मैं एंड से कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि राहुल एंड रोहन आर गुड बॉयज, राइट। तो एंड की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, मतलब दो वर्ड्स को जोड़ दिया, राहुल और रोहन को जोड़ दिया, है ना। तो ये काम है। तो ये दो क्लॉजेस को भी ज्वाइन कर देता है, ये दो फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर देता है और ये दो वाक्यों को तो जोड़ता ही है। अब इस सिंपल सी प्यारी सी डेफिनेशन को हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 आपके सामने लिख रहा है, बोला ईदर यू टेक दिस पेन और लीव इट, राइट। तो ईदर का जो पेयर लिखा हमने स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लगाया आगे जाके, और जो मैंने बोल्ड भी किया हुआ, आप इजिली देख सकते हो इसको। स्टेटमेंट नंबर सेकंड बोल रहा है, आई डिडंट अटेंड माय क्लास टुडे बिकॉज आई वाज नॉट वेल, राइट। सो क्लॉज का चैप्टर भी आपको पढ़ाया था बेटा, वहां पे भी बताया था कि कंजंक्शन वाला जो हिस्सा होता है, राइट, ये होती है हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और इसके अंदर जो है हम कंडीशन पुट करते हैं या रीजन बताने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम रीजन बता रहे हैं कि मैं सही नहीं था, और इसका जो रिजल्ट शो करते हैं हम, वो करते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज में। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है जिसमें रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, और उस रिजल्ट का रीजन हम अगली क्लॉज में दे रहे हैं। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैंने आज अपनी क्लास नहीं लगाई थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं सही नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो रिजल्ट आता है प्रिंसिपल क्लॉज में और उसकी कंडीशन या उसका रीजन हम दे रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में। तो यहाँ पे बिकॉज एक कनेक्टर है जिसके थ्रू हम इस वाक्य को ज्वाइन कर रहे हैं, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कंजंक्शन जब आप मिडल में लगाते हो ना, तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है। और इससे पहले भी यही स्ट्रक्चर आता है, मतलब क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, डिडंट और अटेंड इसकी वर्ब होगी, यहाँ आई सब्जेक्ट है, फिर वॉज इसकी वर्ब होगी। तो ये पेयर चलता है। एस और बी का पेयर कंजंक्शन से पहले भी लिखा जाता है, एस और बी का पेयर कंजंक्शन के बाद भी आता है। तो यहाँ बिकॉज के थ्रू हम रीजन बता रहे हैं, राइट। तो बिकॉज इज द कंजंक्शन ऑफ रीजन। थर्ड सेंटेंस बोल रहा है, वी ईट हम खाना खाते हैं, वी ईट हम खाना खाते हैं, सो दैट वी मे लिव। अब सो दैट का अगर मैं फंक्शन पूछूं आपसे, जैसे बिकॉज का तो आपको पता है सर, आप बता दोगे कि सर रीजन बताता है बिकॉज। तो सो दैट का काम क्या है, सो दैट क्या कर रहा है इस वाक्य में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सो दैट, राइट। तो आपको एकदम समझ आना चाहिए कि हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हम जिंदा रह सके। क्या सो दैट यहाँ पे रीजन बता रहा है? तो नहीं, सो दैट इज नॉट शोइंग हियर एनी टाइप ऑफ रीजन। ये बता रहा है बेसिकली हमारा यहाँ पे पर्पस। तो स्टूडेंट्स, सो दैट का फंक्शन होता है वाक्य में पर्पस को डिनोट करने का, बिकॉज का फंक्शन होता है सेंटेंस में रीजन देने का। तो ये इनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इन तीनों वाक्यों को किसी ना किसी कंजंक्शन ने ज्वाइन करा है। जैसे पहले को और ने कनेक्ट करा, सेकंड को बिकॉज ने कनेक्ट करा और थर्ड को सो दैट ने कनेक्ट करा। अब इसी इन्हीं तीन एग्जाम्पल से एक बात निकल के आती है कि कुछ ऐसे पेयर होते हैं बेटा, जैसे ईदर का जोड़ा क्या होता है, जैसे इसका कंजंक्शन हमने यूज किया पेयर में, राइट। तो कुछ कनेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयरिंग में चलते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, रीजन दैट, ये पेयरिंग में यूज होते हैं। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हो बिकॉज का कोई भी पेयर नहीं है, बिकॉज एक सिंगल कनेक्टर है। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट में भी सो दैट एक सिंगल कनेक्टर है, इसका कोई भी पेयर नहीं होता। तो कुछ कंजंक्शंस पेयर में यूज होते हैं,
और कुछ कंजंक्शन हमारे सिंगल कनेक्टर भी होते हैं। इसी बात को फिर इसके पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, इसका विभाजन वर्गीकरण कर दिया गया इस चैप्टर का कि भाई जो सिंगल वाले कनेक्टर हैं वो किसी अलग पार्ट में आएंगे और जो जोड़े वाले कंजंक्शन होते हैं वो किस भाग में रखे जाएंगे। तो कोरिलेटिव जो कंजंक्शन होते हैं बेटा, इसमें हमेशा, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला है वैसे, वो पेयर वाले ही होते हैं, राइट। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं वो हमेशा सिंगल वाले कनेक्टर होते हैं, ठीक है। सिंगल कनेक्टर हमेशा कोऑर्डिनेटिंग में रखे जाते हैं, ठीक है। और पेयरिंग वाले हमेशा ही हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस में आते हैं। पहले भाग में पेयर वाले आते हैं, सिंगल वाले सेकंड पार्ट में भी आते हैं और सिंगल वाले ही कंजंक्शन आपके थर्ड पार्ट में भी रखे जाते हैं। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में सिंगल कनेक्टर्स आते हैं और पहले पार्ट में आपके पेयर वाले कंजंक्शंस को रखा जाता है जो जोड़े में चलते हैं। यही बात आप आगे दे रखी है, बोला कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इसी पे ही मेनली ये चैप्टर बना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट पे आते हैं। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर दोज कंजंक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन पेयर्स। आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया जो जोड़े में यूज होते हैं बेटा वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। अब नॉर्मली देखा जाए क्लास में मैं जब बच्चों से पूछता हूं तो ये पहले दो तो सबको पता होते हैं कि सर ईदर का जोड़ा और होता है और नीदर का जोड़ा नॉर होता है। सो एवरीबॉडी नोज दिस, राइट। तो ईदर का पेयर बेटा और होता है, सभी जानते हैं, नीदर का पेयर नॉर होता है। लेकिन ये बहुत लंबी लिस्ट है और आपको ये सारी सबका पता होना चाहिए किस कंजंक्शन का कौन सा पेयर होता है। जैसे ये थर्ड वाला ये बहुत आता है एग्जाम में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, एटीसी के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, और एसएससी वालों ने इसको पूछा है, बैंकिंग में कई बार आप पूछा गया। अब रीजन के साथ क्या करता है वो, रीजन के साथ आपको पेपर में देगा बिकॉज, आपको रीजन के साथ बिकॉज देगा। जबकि आपको ध्यान रखना बेटा, रीजन कभी भी अपने साथ कंजंक्शन बिकॉज नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि रीजन खुद में ही बिकॉज होता है। मैंने एरर भी डाले हैं, वो इंप्लीमेंट आप करोगे, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन अभी बताऊंगा, फिर जब हम इसके एरर्स फाइंड आउट करोगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको माइंड में रखना कि रीजन का पेयर क्या होता है। फिर दैट रीजन इज नेवर कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंजंक्शन बिकॉज, रीजन इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंजंक्शन दैट। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, नाउ अदर इज फॉलोड बाय व्हिच कंजंक्शन? देन। ये तो सुना भी होगा आपने, अदर देन, अदर देन होता है। वेदर का पेयर बेटा और होता है, और वेदर के थ्रू हम क्या बताते हैं? वेदर कौन सी चीज को बताने का काम करता है? अनसर्टेनिटी। वेदर इज द कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये अनिश्चितता को बताता है। जैसे कुछ टाइम पहले हम श्योर नहीं थे, अनिश्चित थे हम, हमें पता नहीं था कि इंडिया में कोरोना की कोई और वेव्स आएगी अभी या नहीं आएगी, है ना। जैसे 2-3 वेव्स तो आ चुकी हैं भारत में। तो 3-4 महीने पहले या मतलब कुछ समय पहले हम uncertain थे, we were uncertain whether the fourth wave is coming to India or not, right? So weather ऐसे लगता है जैसे आप बोलते हो कि यार मुझे नहीं पता आज मेरी फ्रेंड क्लास लगाने आएगी कि नहीं आएगी। So it means जब आपको पता ही नहीं है, so you are not sure. So ऐसे वाक्य हम वेदर की हेल्प से बोलते हैं। So I don't know whether my friend will come today or not. और वेदर का पेयर क्या होता है बेटा? और होता है। रैदर का कंजंक्शन हमेशा ही दैन होता है, ध्यान रखना। रैदर का जो फॉलोअर होता है, रैदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय कंजंक्शन दैन, रिमेंबर। सो रैदर जो होता है या वुड रैदर के थ्रू या रैदर देन होता है, रैदर देन कंपैरिजन सेंस में लगता है, और वुड रैदर आपका जो है प्रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में लगता है। जैसे हम बोलते हैं आई वुड रैदर डाई देन बेग, ठीक है, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी किसी से मांगूंगा नहीं। तो रैदर का पेयर देन होता है, ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, इंपॉर्टेंट है ये। वो एरर देता है, जैसे ईदर का और होता है वो ईदर के साथ नॉर देगा, तो फिर इंप्लीमेंट करेंगे इसके एरर कैसे आते। लेस्ट का पेयर बेटा शुड होता है, ध्यान रखना, आ जाता है भी, राइट। और लेस्ट और एल्स बता देता हूं, लेस्ट और एल्स क्या होते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है बेसिकली। लेस्ट और एल्स ध्यान रखना आपने, ये दोनों ही नेगेटिव पर्पस के कनेक्टर होते हैं, राइट। इनके थ्रू हम नेगेटिव पर्पस को रेफर करते हैं, ठीक है। स्पीकर इनको यूज जब करता है तो वो वार्निंग देने का काम करता है, ठीक है। लेस्ट के थ्रू हम वार्निंग देते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा कहीं ऐसा ना हो। वार्निंग देने का काम करते हैं हम लेस्ट और एल्स के थ्रू। जैसे मैं आपको बोलता हूँ धीरे चलो कहीं ऐसा ना आप गिर जाओ, सो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। तेज चलो कहीं ऐसा ना तुम्हारी गाड़ी छूट जाए, सो वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। वैसे ये बड़ी छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, 8th 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है लेस्ट शुड। और ये मत सोचना कि सर लेस्ट क्या शुड क्यों आता है, बेटा ये स्टैटिक बातें हैं। जैसे प्लासी का युद्ध जिस डेट को हुआ तो उसी डेट को रहेगा, स्टैटिक है ग्रामर, इसको मैं नहीं बदल सकता। आप कोई भी ग्रामर, कोई भी बुक खोलोगे, कोई भी व्याकरण खोलोगे इंग्लिश का, तो उसमें कंजंक्शन में लेस्ट का जोड़ा शुड ही लिखा हुआ मिलेगा आपको,
ठीक है। तो जो चीज फिक्स्ड है, स्टैटिक है, उस पर हमें रीजन नहीं ढूंढने की इसका ये क्यों आ रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि लेस का शुड क्यों आता है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव पर्पज है, तो उसके लिहाज से इसका पेयर शुड मॉडल लेता है अपने साथ में। और जब कभी लेस्ट की जगह एल्स दे दे एग्जामिनर, तो फिर शुड की जगह आपको लिखना होता है आगे वुड। ये ध्यान, लेस्ट का पेयर शुड होता है, एल्स का पेयर वुड होता है। मैं बोलता हूँ गिव हिम वाटर, उसको पानी दो, कहीं ऐसा ना हो मर जाए। सो गिव हिम वाटर एल्स ही मे डाई। अच्छा, एल्स के साथ आप मे भी लगा सकते हो, दोनों बताए हैं बुक्स में। एल्स के आप मे लिख लो, चाहे आप वुड लिख लो, बोथ द कंजंक्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। सो का पेयर बेटा हमेशा ही एज होता है। अब ऐसे मत सोचना कि सर सो का पेयर दैट भी होता है, सो का पेयर कभी दैट नहीं होता। सो दैट एक सिंगल कनेक्टर है, जो मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल दिया था डेफिनेशन के बाद। और सो दैट का काम होता है बेटा बेसिकली क्या बताने का, पर्पस बताने का। सो दैट को कभी आप स्प्लिट करके नहीं लगा सकते कि सो आपने पहले लिख दिया, दैट आप जाके मिडल में लिख रहे हो, ऐसे नहीं लगा सकते आप। सो दैट जब भी लिखोगे इकट्ठा लिखोगे, ये एक सिंगल कनेक्टर है, ये ध्यान रखना आपने, राइट। सो और एज का पेयर होता है, ध्यान रखना, सो के साथ कंजंक्शन एज लगता है, और फिर के साथ आपका कंजंक्शन जो है, सच अपने साथ कंजंक्शन एज भी ले लेता है, राइट। सच के साथ पेयर एज का भी बन जाता है बेटा, और सच के साथ पेयर आपका दैट का भी बन जाता है। ये ध्यान रखना, सच एज भी हो जाता है और सच दैट भी हो जाता है। सच एज का रीजन बता देता हूं, सच एज आपको किस कंडीशन में लिखना होता है। सच एज बेटा हम तब लिखते हैं जब हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, है ना। जैसे मैं आपको कोई उदाहरण दे रहा हूँ किसी चीज का, मैं बोलता हूँ भाई जो फल होते हैं, फलों में जैसे आम है, केला है, वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो फ्रूट्स सच एज मैंगोज एंड बनानास आर फुल विद न्यूट्रिएंट्स। तो आई एम गिविंग हियर एग्जांपल, सो दैट इज व्हाई आई हैव टू यूज हियर सच एज। और सच दैट का पेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टीचर ने इतनी धीमी आवाज में बोला कि बच्चे उसको सुन ही नहीं पाए। सो द टीचर स्पोक इन सच अ लो voice that the student couldn't hear him. So the teacher spoke in such a low voice that the students couldn't hear him. तो सच दैट बेटा हम तब लगाते हैं जब हमें रिजल्ट गिवन होता है सेंटेंस में, और हम जब किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, एम्फेसाइज डालते हैं, वहां पे सच दैट का जोड़ा लिखा जाता है। जब उदाहरण देते हैं तो वहां सच एज लिखा करो, ठीक है जी। एज के साथ बेटा एज ही लगता है कंपैरिजन में, और एज के साथ आप सो भी लगा सकते हो, एज के साथ सो भी लग जाता है, ठीक है। अब इसका रीजन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया आपको, उनके पीछे कारण है। सो एज कौन से वाक्यों में आता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एज एज किस तरह के सेंटेंसेस में लिखा जाता है, सो एज का लिख रहा है पूरा इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जबकि एज का बोल रहा है इट इज यूज्ड इन सिंपल सेंटेंसेस, राइट। और एज सो का बोल रहा है इसको यूज किया जाता है बेटा कहावत में। इसके एग्जांपल मैंने नहीं डाले हैं, ये मैं ओरली आपको बता देता हूं। आपको एग्जामिनर उल्टा करके देगा, वो आपका नॉलेज चेक करेगा यहाँ पे कि आपको पता है। वो क्या करेगा, नेगेटिव सेंटेंस देगा और लगा के देगा एज एज, जबकि एज एज तो सिंपल में आता है। और जब वाक्य सिंपल देगा तो लगा के देगा सो एज, राइट। अब देखो आप ऐसे बोलते हो, सपोज आपने बोला कि वो इतना लंबा नहीं है जितना कि मेरा भाई, वो इतना, उसकी हाइट इतनी नहीं है जितनी कि मेरे भाई की है। तो आप कैसे बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे ही इज नॉट सो टॉल, ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, एज हिज ब्रदर। मैंने लिख के दे दिया आपको एग्जांपल। तो सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। पेयर कौन सा यूज किया, सो एज। अब इसी वाक्य को अगर आप ऐसे बोल देते हो वो इतना लंबा है, उसकी हाइट इतनी लंबी है जितनी की उसकी भाई की, अभी सिंपल हो गया। तो आपको नॉट हटा देना है और सो की जगह एज लिख देना है, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। ये सिंपल वाक्य हो गया। और एक कहावत आपने सबने सुनी होगी कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम फल पाओगे। एक प्रोवर्ब इंग्लिश में, एज यू सो कॉमा सो शैल यू रीप। सबने, सभी बच्चों ने ये कहावत सुनी होगी बेटा, इसमें शैल मॉडल लगती है, ध्यान रखना। कभी भरने को भी है तो शैल मॉडल लिखते हैं इस कहावत में। एज यू सो मतलब बोना, सो शैल यू रीप, राइट। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, दिस इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश। तो इस पेयर में, इस कहावत में एज के साथ सो कंजंक्शन लिखा जाता है, ध्यान। आ गया जी। ऑल दो का पेयर क्या होता है बेटा, ऑल दो का कंजंक्शन क्या लिखा जाता है, ऑल दो अपने साथ कौन सा कनेक्टर लेता है जी, यट। ऑल दो का पेयर होता है बेटा यट। दो का पेयर क्या होता है, यट, राइट। बोथ का पेयर कभी भी एरर में आपको देगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि एरर देता है। बोथ कभी बेटा अपने साथ एज वेल एज नहीं लेता।
जैसे रीजन का पेयर कभी बिकॉज नहीं होता, सिमिलरली बोथ का पेयर कभी भी एज वेल एज नहीं होता, बोथ हमेशा अपने साथ कंजंक्शन एंड लेता है। हम उसको प्यार और रिस्पेक्ट सम्मान दोनों करते हैं। कैसे बोलोगे? वी बोथ लव एंड रिस्पेक्ट हिम। सो वी बोथ लव एंड रिस्पेक्ट हिम ऐसे बोलोगे। बोथ का कंजंक्शन हमेशा ही एंड होता है, ध्यान रखना, एरर बनता है इसके ऊपर भी। आगे आ जाइए। अब फ्रॉम का पेयर क्या होता है? फ्रॉम अपने साथ कौन सा कंजंक्शन लेता है बेटा? टू। फ्रॉम का काम क्या होता है? फ्रॉम क्या करता है? फ्रॉम बेसिकली बताता है ओरिजिन को, उत्पत्ति को बताता है, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट को फ्रॉम के थ्रू हम रेफर करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को, ओरिजिन को बताता है। टू क्या बताता है बेटा? डेस्टिनेशन को, मंजिल को, राइट। तो जैसे आप बोलते हो वो दिल्ली से चंडीगढ़ आई, तो शी केम फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। अब दिल्ली यहाँ पे क्या बना? दिल्ली यहाँ पे क्या है आपका? ये ओरिजिन है। और डेस्टिनेशन क्या है? कहाँ आई? चंडीगढ़ आई, तो ये आपका मंजिल होगी। तो फ्रॉम का पेयर टू होता है, ध्यान रखना। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नीचे वाला, ये कई बार पेपर में देखा गया बिटवीन का, राइट। जो चीज आती है उस पर मैं स्ट्रेस देता हूँ। अगर टीचर किसी चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है, इसका मतलब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिटवीन का पेयर कई पेपरों में देखा गया, एसओ के एग्जाम में भी एक बार आया था बेटा, बिटवीन कभी भी टू नहीं लेता, बिटवीन एंड लेता है कंजंक्शन, हमेशा ही ध्यान रखना आपने। और टू का पेयर बेटा हमेशा ही टू होता है, और ये हम लगाते हैं नेगेटिव, नेगेटिव पर्पस का कंजंक्शन होता है, ये ध्यान रखना। वो इतना कमजोर है, सबने ये सेंटेंस पढ़ा होगा बचपन में, वो इतना वीक है, ही इज टू वीक टू वॉक, राइट। तो इसमें टू के साथ हम टू लिखते हैं, मीनिंग इस वाक्य का नेगेटिव मिलता है हमें, वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। आगे आ जाओ। अब नॉट ओनली, और ये जो नीचे लिखा हो नॉट मियरली, इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार क्या करता, ओनली की जगह मियरली लिख के देता पेपर में। तो चाहे नॉट ओनली हो चाहे नॉट मियरली हो, दोनों सेम होते हैं। ओनली का मतलब भी मियरली होता है, ध्यान रखना, मियरली का मतलब भी ओनली होता है। दोनों का जोड़ा आप जानते होंगे, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, राइट। हाउएवर का पेयर बेटा स्टिल होता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों हार्डली है, बेयरली है, स्कैर्सली है, तीनों का मतलब मीनिंग सेम होता है। स्कैर्सली इज ऑल्सो हार्डली, बेयरली इज ऑल्सो हार्डली। और नेगेटिव होते हैं ये कंजंक्शन, ध्यान रखना, इनका पेयर होता है व्हेन बेटा। हार्डली अपने साथ व्हेन लेता है, स्कैर्सली अपने साथ व्हेन लेता है। नो, नो सूनर, सूनर एक डिग्री होती है बेटा, जैसे टॉलर देन, सूनर देन, ठीक है। तो सूनर का पेयर होता है देन, कंजंक्शन देन। नथिंग एल्स का पेयर होता है बेटा बट। नेक्स्ट, अब ये आगे हमारे एरर के सवाल, इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आपसे के सामने, द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM। अभी अभी बताया, तो आप देख सकते हो इस सवाल में क्या बन सकता है बेटा। द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM। तो क्या इस सेंटेंस में बिटवीन के साथ जोड़ा यहाँ टू आएगा? अभी अभी क्या बताया था। अब देखा जाए तो जिस बच्चे का ग्रामर पुअर है ना, वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। यहाँ बोलने में बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस, आप बोलोगे सर ये तो ठीक लग रहा है, सेंस तो बिल्कुल सही बन रही है, द लेबरर से रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM। जबकि बिटवीन का पेयर बेटा कभी भी क्या नहीं होता, टू नहीं होता। मैंने आई जस्ट टोल्ड यू, बिटवीन के साथ हमेशा ही कंजंक्शन एंड लिखा, राइट। सो सेंटेंस बनेगा करेक्ट, द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, राइट। सेकंड सेंटेंस पे आ जाइए, ये भी अभी आपको बताया मैंने, आई जस्ट टोल्ड यू बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर। ना तो बोथ के साथ कभी एज वेल एज आता है, और ना ही बोथ के साथ कभी आप अलोंग विद लिखोगे। बोथ का राइट कंजंक्शन होता है बेटा एंड। बोथ द रिच एंड द पुअर वुड बी द राइट आंसर। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड बोल रहा है ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट। अब देख सकते हो ऑल्दो का कंजंक्शन क्या है जी, क्या पेयर लगा रहा है? बट लगा रहा है, क्योंकि ऑल्दो का पेयर तो बट होता ही नहीं है। ऑल्दो का पेयर क्या होता है बेटा? यट, यट लिखेंगे, राइट। फोर्थ सवाल बोल रहा है, यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। तो क्या ईदर का पेयर बेटा, मैंने आपको एल्स बताया, अरे ईदर का पेयर तो कभी एल्स होता ही नहीं है। या तो आप मेहनत कर लो, या तो फिर आप पढ़ाई को छोड़ दो। इधर यू वर्क हार्ड और यू गिव अप स्टडीज, राइट। सो इधर यू वर्क हार्ड और गिव अप स्टडीज। फिफ्थ पे आ जाते हैं, देख सकते हो बोला रन फास्ट लेस्ट यू विल। आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए रूट, ये नहीं आपने क्रैम कर लिया कि लेस्ट शुड होता है, ठीक है, एल्स वुड होता है, इधर और होता है, नीदर नॉर होता है, और एरर आपको फाइंड आउट नहीं करने आ रहे हैं। सो रन फास्ट लेस्ट यू विल लगा रहा है, देखो विल मॉडल लगा, क्योंकि लेस्ट के साथ तो मॉडल फिक्स है, शुड आती है। ये बोल रहा है कि तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम रेस को जो है, मतलब
हार जाओ, ठीक है, लूज द रेस। मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी। तो क्या यहाँ पे बेटा सो आएगा? क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है? हम ये बोलना चाह रहे हैं मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर, यहाँ पे सो की जगह आना चाहिए बेटा एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर। सेवंथ पे आ जाइए। अब ये थोड़ा हाई लेवल के कनेक्टर है तीनों, ध्यान रखना, इसका फंडा समझा देता हूं। जैसे हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली है ना, वैसे डाउट, डाउटेड और डाउटफुल है। इन तीनों के बाद कंजंक्शन दैट आता है अगर अगली स्टेटमेंट नेगेटिव हो। इन तीनों के बाद कंजंक्शन इफ या वेदर आता है अगर अगली स्टेटमेंट पॉजिटिव है। मतलब फर्दर वाक्य ही, फर्दर स्टेटमेंट ही डिसाइड करेगी कि इनके साथ कंजंक्शन क्या लगेगा। वो उल्टा करेगा एरर में। सेंटेंस देगा नेगेटिव, पीछे लगा के देगा इफ या वेदर। सेंटेंस देगा पॉजिटिव, पीछे लगा के देगा दैट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल दैट he will not, he won't clear the exam, right? Now further statement is what? बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे बोला मैंने he won't clear the exam, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है इसलिए पीछे दैट आया, बाकी मतलब सही लिखा मैंने। अब सेम यही सेंटेंस हो, आई एम डाउटफुल, यहां आप लिख दो इफ he clears the exam, राइट? तो अब इफ ही क्लियर्स द एग्जाम है तो यहाँ पे बेसिकली आपने स्टेटमेंट लिख दी फर्दर पॉजिटिव, तो पीछे हम लगा दिया इफ, चाहे आप वेदर बोल दीजिए। तो ऐसे लिखते हैं इनको, डाउट और डाउटफुल का ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। नो सूनर और हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली के ना 4 पॉइंट है। इन्वर्जन कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात इन कंजंक्शन से रिलेटेड, नो सूनर हार्डली का कॉन्सेप्ट है, और हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली आपको पता है सेम होते हैं। पहली बात, ये दोनों कंजंक्शंस नेगेटिव होते हैं। दूसरी बात, इनके फॉलोअर्स का ध्यान रखना है। एग्जामिनर फॉलोअर्स पे भी एरर दे सकता है कि हार्डली के साथ तुम्हें दैन दे दे, नो सूनर के साथ तुम्हें वैन दे दे, तो वो भी एरर आपने मार्क करके आनी है। तीसरा पॉइंट, इनके बाद ये जो इन्वर्जन लिख रहा है ऊपर, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। इन्वर्जन अप्लाई होता है इनके साथ। इन्वर्जन का मीनिंग होता है बेटा इंट्रोगेशन, सवाल बनाते हैं। इन्वर्जन फॉलो होता है मतलब क्वेश्चन में लेके जाना सेंटेंस को आपको हमेशा ही इनके बाद। और चौथा पॉइंट है आपका बेसिकली कि इनका यूज करते हैं या तो पास्ट परफेक्ट के साथ या पास्ट इंडेफिनिट के साथ। क्वेश्चन देख लीजिए, पहला सवाल, स्कैर्सली वी हैड रीच द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स एक मुहावरा होता है जिसका मीनिंग होता है बेटा मूसलाधार बारिश। तो आप पहले चेक करो कंजंक्शन, क्या स्कैर्सली के साथ व्हेन लग रहा है, क्या कंजंक्शन सही लगा रहा है? तो आप बोलोगे सर कंजंक्शन तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पे, स्कैर्सली व्हेन नहीं होता, हार्डली व्हेन नहीं होता, ठीक है, नो सूनर के साथ दैन लगता है। तो क्या यहाँ पे इन्वर्जन लगा रहा है, क्या यहाँ पे इंटारोगेशन कर रहा है? इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? वर्ब को पहले लिखना पड़ता है, तो हैड होगा यहाँ पहले, वी को बाद में लिया। आंसर हमारा ए पार्ट। सेकंड बोल रहा है नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास, तो यहाँ पे बेटा ए पार्ट में यार बनेगी हमारी, ये वाला पार्ट गलत है। नो सूनर डिड द टीचर, सिंपल पास्ट में आप इन्वर्ट करो स्टेटमेंट को, डिड द टीचर एंटर द क्लास, ठीक है। तो नो सूनर के बाद आपको या तो ऐसे बोलना है डिड, या तो आपको डिड के साथ बोलना है या तो आपको हैड के साथ बोलना है, बाकी राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसका शॉर्टकट याद रखना, फैन बॉयज वाला रूल अप्लाई होता है। फैन बॉयज से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रखना, सिंगल होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ से और, वाई से बेटा यट, ऐसे। तो फैन बॉयज वाला शॉर्टकट चलता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फैन बॉय से याद रखें, फॉर होता है, एंड होता है आपका, फिर नॉर होता है, फिर आपका बट होता है, फिर आपका और होता है, फिर आपका यट होता है, फिर आपका सो होता है। ये शॉर्टकट सारे मतलब ये वाले वर्ड्स आपने फैन बॉयज के रूल से याद रख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोऑर्डिनेटिंग भी मैंने आपको बताया सिंगल होते हैं, इनको देख लीजिए। सबऑर्डिनेटिंग में भी सिंगल आएंगे, जैसे इफ है आपका, अनलेस है, अनटिल है, लेस्ट है, इन केस है, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में रखे जाते हैं। आगे अब हमने कुछ इसी क्वेश्चन करने हैं और ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा, ठीक है जी। पूरा सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन ग्रामेटिकल एरर, फाइंड आउट द पार्ट व्हिच हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट।
If the sentences contain no error, then mark E as your answer. Question number 1. ये पहला सवाल वैसे क्लॉज का है. देखो आप देखो इफ के साथ क्या लगा रहा है, न्यू. ठीक है. और प्रिंसिपल क्लॉज में देखो क्या लगा रहा है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म. क्लॉज का शॉर्टकट है ये, आप सभी जानते हैं. इफ के साथ जब सेकंड फॉर्म आती है, न्यू दे रहा ऊपर, तो आगे तो वुड हैव नहीं आना चाहिए ना. सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज में बेटा क्या लगता है शॉर्टकट, फिर आगे लगना चाहिए था वुड प्लस वी में. ये, या फिर आप ऐसे कर लो कि इफ के साथ आप स्टार्टिंग में हैड प्लस V3 लिख दो, और बाद में फिर आप वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिख दो. राइट. तो सब प्रिंसिपल क्लॉज में या तो ऐसे होगा, फिर यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. तो ये क्या कर रहा है, यहां दे रहा है सेकंड फॉर्म, और यहां दे रहा है वुड हैव मेड. तो यहाँ पे आप ए पार्ट में एरर लोगे, इसमें ए पार्ट में तो क्लोज कंडीशन है ये बोल रहा कि अगर मुझे पता होता, अगर मुझे अब मेरे दोस्त के आने का पता होता तो मैं उसके रहने का अच्छा बंदोबस्त करता. इसका मतलब ना तो उसको पता था ना ही उसने बंदोबस्त किया. इफ आई हैड नोन होगा बेटा, ए पार्ट में इफ आई हैड नोन करना पड़ेगा. सेकंड, द रीजन ही वॉज लेट, आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनिशियल जब क्लास स्टार्ट हुई थी, जब पेयर स्टार्ट किए थे. तो रीजन का पेयर बेटा कभी भी बिकॉज नहीं होता, एरर बनेगी सी पार्ट में. ठीक है. बिकॉज की जगह पे आप लिखो, यहाँ पे आएगा दैट. सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा. द रीजन ही वॉज लेट वॉज दैट ही हैड बीन कॉट इन रेन, ऐसे बनेगा. थर्ड पे आ जाते हैं. नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लव्स वर राइट. राइट. तो यहाँ पे आ रहा बनेगी बेटा हमारी सी पार्ट में, क्योंकि जो नीदर है और जो ईदर है उनके साथ वर्ब लिखी जाती है बेटा सिंगुलर. कौन सी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर. तो यहाँ पे वर की जगह आएगा वॉज. राइट. फोर्थ, फोर्थ सवाल बोल रहा है, आई एम अपोज टू द प्लान ऑफ एक्शन नॉट बिकॉज इट इज इल कंसीव्ड बट दैट इट सीम्स इम्प्रैक्टिकेबल. एक्चुअली इस तरह के जो वाक्य होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं हाफ कॉन्सेप्ट. मतलब इनडायरेक्ट वे में तुम्हें हाफ कॉन्सेप्ट यहाँ गिवन है. पूरा आई एम अपोज टू द प्लान ऑफ एक्शन नॉट बिकॉज, देखो यहाँ क्या लगा रहा है, नॉट, और आगे लगा रहा है बिकॉज. राइट. तो फिर आगे भी बट बिकॉज आएगा ना. तो यहाँ पे आर बनेगी हमारी सी पार्ट में. इस दैट को हटाएं. अगर आप दैट के हट को काट के कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी चले, लेकिन क्योंकि वो पहले नॉट बिकॉज दे रहा है, तो अगर आप यहाँ बिकॉज लगा भी दोगे तो भी गलत है. राइट. सो नॉट बिकॉज, तो आगे बट बिकॉज इट सीम्स इम्प्रैक्टिकेबल. इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा. 5 पे आ जाते हैं. ये फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई कांट से दैट ही वॉज पास्ट. अब दैट जो होता है, इसके थ्रू हम बताते हैं सर्टेनिटी, पक्की बात. बंदा तो ये बोल रहा है मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं बता सकता हूं कि वो पास हो गया था. अरे जब वो बता ही नहीं सकता, इसका मतलब तो श्योर नहीं है, तो फिर दैट गलत हुआ. यहाँ अनसर्टेनिटी है इस सेंटेंस में, सर्टेनिटी तो है ही नहीं. तो फिर यहाँ पे या तो आप इफ लगा दीजिए, या तो आप यहाँ वेदर लगा दीजिए. इफ और वेदर दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन दैट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा. राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं. 6 पे बोल रहा है ऑल द बुक्स व्हाट यू बॉट आर नॉट अप टू द मार्क. राइट. ऑल द बुक्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है और वट लगा रहा है यहाँ पे, तो गलत हो गया है. तो ठीक है, यहाँ आना चाहिए बेटा विच. राइट. तो यहाँ विच लगेगा. आगे आ जाते हैं. सेवंथ बोल रहा है बेटा ही इज अ गुड स्टूडेंट. अब देखो गुड स्टूडेंट बता रहा है, गुड स्टूडेंट बता रहा है मतलब पहले प्लस कर रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, फिर बट लगा रहा है, तो फिर आगे बोल रहा है आई हैव मच प्लेजर. प्लेजर मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, खुशी हुई. ठीक है. तो आगे भी प्लस कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया. बट तो प्लस माइनस करता है, बट तो प्लस प्लस करता ही नहीं, एंड करता है एडिशन. बट तो कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट करता है. तो यहाँ पे एंड आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है. तो यहाँ पे बट गलत हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा आपका एंड. बट को काट काट दीजिए और यहाँ पे एंड लिख दीजिए. राइट. यहाँ पे बट की जगह पे आप एंड लिख, सो भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो ही इज अ गुड स्टूडेंट, सो आई हैव मच प्लेजर, या बट आई हैव मच प्लेजर नहीं होगा, एंड हो सकता है, सो हो सकता है. 8वां पे आ जाते हैं. अब बच्चे पता क्या करते हैं, 8th क्वेश्चन में वो सोचते हैं कि सर नो सुनर आ गया तो दैन लगाने लग जाते हैं. तो बेटा ऐसा नहीं होता. अच्छा नहीं, ये वो सेंटेंस नहीं, वो आगे आएगा अभी, मुझे लगा वो है. तो बोला ही स्टार्टेड अर्ली बिकॉज ही माइट नॉट गेट लेट. अच्छा हम जल्दी करते हैं सुबह सुबह, तो उसके पीछे कारण होता है, पर्पज होता है. बेटा बिकॉज नहीं आएगा यहाँ.
सो दैट आना चाहिए, क्योंकि हमारे जल्दी करने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है ताकि मैं आगे लेट ना हो जाऊं, तो सो दैट आना चाहिए बिकॉज के। रीजन और पर्पज में फर्क होता है। मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि मुझे देरी ना हो, ये पर्पज है। फिर मैं घर से निकला, आगे देखा मैंने ट्रैफिक जाम है, भाई सबकी गाड़ियां फंसी हुई, मेरी भी फंस गई बीच में, मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया, ऑफिस पहुंच ही नहीं पाया, ये रीजन बन गया कि मैं पहुंच ही नहीं पाया टाइम पे, फिर वो कारण हो गया। नाइन्थ पे आ जाओ। ठीक है, नाइन्थ ये आओ क्वेश्चन जो मैं अभी पीछे बोलने वाला था कि नो सुनर देख के बच्चे सोचते हैं ध्यान आ जाए। बेटा नो सुनर के साथ ध्यान और हार्डली के साथ व्हेन तब सोचना आपने जब वो शुरुआत में लिखे। अगर नो सूनर स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, हार्डली स्टार्टिंग में आ रहा है, तो आपने सोचना है कि इनके साथ आगे कंजंक्शन आपने वो देन और व्हेन पुट करना है, राइट। यहाँ पे नो सूनर ही गलत है। शी रैन अप स्टेयर्स, वो स्टेयर्स की तरफ भागी, अरे जैसे उसने अपने फादर को देखा, तो यहाँ व्हेन आ सकता है। टाइम का कंजंक्शन व्हेन पुट करो, एज सुन एज भी आ सकता है, ऐसे हो। 10th पे आ जाओ, वेट दैट। अब देखो कैसे चीजों को घुमाता है, आगे शुड सही दे रहा है, बोले इंतजार करो कहीं ऐसा ना हो उनके जाल में आप फंस जाओ। इंतजार कर लो कहीं ऐसा ना हो तुम उनके जाल में फंस जाओ, ट्रैप होता है जाल, राइट। तो क्या इसमें पर्पज है जो हम सो दैट लिखेंगे? बेटा सो दैट क्यों लिखेंगे? आप सो दैट को काट दीजिए, यहाँ पे सो दैट ड्रॉप करके आप यहाँ पे लेस्ट लिखो ना, आपको यहाँ लेस्ट लिखना पड़ेगा। क्या आएगा यहाँ पे? लेस्ट आएगा, इंस्टेड ऑफ दैट इट शुड बी लेस्ट बेसिकली, राइट। तो लेस्ट लिखा जाएगा क्योंकि इसमें वार्निंग है ना कि इसमें पर्पज है, तो एरर इसमें बी पार्ट में बनेगी, सो दैट को ड्रॉप करके लेस्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना रहेगा। इसके दो तीन कॉन्सेप्ट रहते हैं ट्रिकी से, वो उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनेगी कंजंक्शन की, और वो नॉट ओनली का एक ट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, और अनटिल अनलेस के यूजेस बताने हैं आपको। ठीक है, दो तीन कॉन्सेप्ट रह जाते हैं इस चैप्टर के, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनेगी और ये हमारा चैप्टर डन हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट, सी यू।